पीएससी की झंझोट तैयारी में जुटे हुए मेरे एस्पिरेंट्स एवं लर्नर्स, मैं आनंद प्रताप सिंह सीजीपीएससी प्रयास यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप जहां भी हैं अपनी अपनी सर्वोच्चतम एवं बेहतर कंडीशंस में होंगे और आप सभी खुश होंगे। आज हम एक नई एनर्जी और एक नए टाइम टेबल, एक नए तरीके के साथ अगले 20 से 25 दिनों का एक टाइम टेबल फॉर्म कर रहे हैं। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे और इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको स्पेशली चीज़ें ये बताने जा रहा हूँ कि हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें छोड़ना है। जनरली हमने देखा है कि हम जब भी स्टडी करते हैं, जनरल स्टडीज़ का जो एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं वो बहुत ही, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ बहुत ही वृहद है, बहुत ही अथाह है। तो हमें सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है कि हम किन चीज़ों को पढ़ें और किन चीज़ों को छोड़ें। सबसे अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ यदि अपनी चीज़ों को कम चीज़ें पढ़ें और हम उनको रिविजन्स पे हम ज़्यादा काम करें तो हम जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं आपको एक रोड मैप तैयार करके दे रहा हूँ। एक मैं अपनी तरफ से एक जो मेरा अनुभव रहा है मैं उसको आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा बेहतर साथ देंगे और कहीं ना कहीं ये आपके लिए, लाइफ के लिए या इवन इस एग्ज़ाम्स के लिए या फिर नेक्स्ट व्यापम या पीएससी के थ्रू होने वाले अगले एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगा। तो मैं आज आपको स्पेशली सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2015 और सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2014 से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको आज जो वीडियो फॉर्म करने का जो सबसे मेन रीज़न है वो दरअसल ये है कि मैं आज आपको ये बता दूं कि आप जब अभी रिविजन्स की कंडीशंस में आ गए होंगे तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद हैं और उनको बेहतर तरीके से रिवाइज करें। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और ध्यान में रखता है कि हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, कि हमें किन किन चीज़ों पे ज़रूर उन चीज़ों को रिवाइज करना है या ज़रूर उन चीज़ों को पढ़ना है। तो जैसा कि हम सभी एस्पिरेंट जानते हैं कि सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में दो फेजेस होते हैं। प्रीलिम्स में जो होता है वो दो फेजेस होते हैं। जैसा कि एक जो फेज़ होता है वो जनरल स्टडीज़ का फेज़ होता है और एक जो फेज़ होता है वो सी सैट का फेज़ होता है। आज मैं आपको जनरल स्टडीज से संबंधित एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊं। अगर सबसे पहले तो मैं आपको जनरल स्टडीज में आपको बता दूं कि जनरल स्टडीज में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो जनरल स्टडीज को हम दो तरीकों से क्राइटेरिया, दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में स्टडी करते हैं। दो पार्ट में पहला जो सेक्शन होता है वो इंडिया जीएस का सेक्शन होता है और वहीं दूसरा जो सेक्शन होता है वो छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज का सेक्शन होता है, छत्तीसगढ़ जीएस बोला जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जीएस से 50 क्वेश्चन आते हैं। इवन यदि आप पिछले साल का पेपर उठा कर देखेंगे तो ये 50 से 55 क्वेश्चन तक गया है और जो इंडिया जीएस है उससे 50 क्वेश्चन आते हैं। तो हमें टोटली फोकस्ड होना है छत्तीसगढ़ की जनरल स्टडीज पे, क्योंकि ये इसके जो मार्क्स, जो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। वी ऑल नो दैट कि वी हैड ऑलरेडी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम और अब हमारे पास मात्र 30 दिन है। 30 दिन में हम कैसी तैयारी करेंगे, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया जीएस में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पूरे प्रीलिम्स के फेज में आपको अंदर या बाहर करता है, करंट अफेयर्स जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं। करंट अफेयर्स, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो ज्योग्राफी में आईआर से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं या पॉलिसीज से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलिसीज मतलब स्कीम्स से संबंधित, या ये सभी इंडिया जीएस के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ जीएस में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब ये है कि पंचायती राज वाला जो सेक्शन है वो स्पेशली। इसके अलावा जियोग्राफी से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर ले लें, इरिगेशंस ले लें और बोलना चाहिए एक पॉपुलेशन डाटास का जो टेबल है वो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के, और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज हम इन सभी सेक्शन से किस किस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे स्मार्ट स्टडी करना है और कैसे हम 30 दिनों में प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, आज जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, आज सिर्फ यही उद्देश्य है। आज हम पूरा इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। इवन मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काउंट करके रखा हूँ। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स में किस सेक्शन को पढ़ने से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे।
और सीसैट के बारे में मैं आपको बता दूं, सीसैट में जैसा कि आपको पता है कि हिंदी, फिर हिंदी के बाद आपको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के अलावा मैथ्स, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है रीजनिंग। रीजनिंग सेक्शन में भी एक वर्बल रीजनिंग होता है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, दो टाइप की रीजनिंग आती है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में हम अच्छे तरीके से ये जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज़्यादा है या प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो हम उस चीज़ को समझने के लिए हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, जीएस जनरल स्टडीज से स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएस से। जीएस में सबसे पहले आज हम देख रहे हैं हिस्ट्री मतलब कि इतिहास। तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है, वो हिस्ट्री की शुरुआत होती है सीधी एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने शुरुआत में कुछ हिस्ट्री के वीडियोस भी बनाए थे। उसमें मैंने एक कंप्लीट जितना मैंने टॉपिक पढ़ा है उसको कंप्लीट पढ़ाने की कोशिश की है। कुछ एस्पिरेंट्स और कुछ लोगों का कहना है कि हमें उनको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं, पूरी चीज़ें। वीडियो लेक्चर्स के बारे में जहाँ तक बात है कि वो वीडियो लेक्चर्स अभी फॉर्म हो रहे हैं और होपफुली वो अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप उन चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। और मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि जो मटेरियल या जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे वो हम अपनी तरफ से बेस्ट, और मार्केट में जितने भी मटेरियल उपलब्ध हैं उन सभी चीज़ों का कंपाइलेशन रहेगा उसमें। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट मतलब प्राचीन काल इतिहास। प्राचीन काल इतिहास में सबसे पहला जो सेक्शन होता है प्राचीन काल इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, एक क्वेश्चन इस सेक्शन से या इस पोर्शन से आता ही है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन आता है, इतना याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन जो आएगा वो कुछ तरीके का रहेगा। वो क्वेश्चन या तो बहुत ही कठिन रहता है या बहुत ही सिंपल रहता है, जो सभी से बन जाता है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्टडी करें तो आप उसके बारे में डेप्थ में जाके स्टडी करें, उसकी कंप्लीट स्टडी करें, ताकि आप यदि सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन आए तो आपसे वो क्वेश्चन ना छूटे। और याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी कभी क्वेश्चन आते हैं, उटपटांग क्वेश्चन भी आते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, वो जनरली द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले आर्टिकल से ही रिलेटेड रहते हैं, या फिर जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर्स में आए हुए हैं। इसलिए करंट का रोल बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो एक क्वेश्चन आते हैं, अब आपके पास ऑप्शन रहता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से भी एक क्वेश्चन आता है। वैदिक सभ्यता में तीन चीजें आती हैं, एक ऋग्वैदिक काल, उत्तर ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आप समझिए, और ऋग्वेद समझिए, इनसे, या फिर अरण्यक उपनिषद यहाँ से, या फिर जो षट दर्शन है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। या सबसे इंपॉर्टेंट जो वैदिक काल में लिखी गई पुस्तकें हैं, पुस्तकों की जो लिस्ट है, उन पुस्तकों से एक क्वेश्चन फिक्स है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में पुस्तक का नाम पूछा जाए तो वो पुस्तक हो सकता है वैदिक काल से संबंधित हो। तो इस तरीके से कहीं भी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप वैदिक काल को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। इसके अलावा अब आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल के समय के बाद में यदि आप समझिए कि महाजनपद काल से वैसा कोई विशेषता क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इस दौरान जो दो धर्म हैं, जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म हमारा इवोल्यूट हुआ है, ये बौद्ध धर्म, इन दो धर्मों के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको स्टडी करना है। यानी जैन धर्म की जो दो संप्रदाय बटे हैं उनका अध्यक्ष कौन रहा है, या फिर जैन धर्म की सभा कब कब हुई है, जैन धर्म को स्पेशली प्रोटेक्शन किसने प्रोवाइड किया है, या जैन धर्म को बढ़ावा किस राजा ने किया है, मगध साम्राज्य में ऐसा कौन सा राजा रहा है, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर बौद्ध धर्म की जो चारों सभाएं हुई हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ जैन धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन रहे हैं, जैन धर्म के 23वें 24वें तीर्थंकर कौन रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि महावीर के आपको कम से कम एटलीस्ट उनके बचपन के 5 से 6 नाम पता होना चाहिए। उसी तरीके से यदि आप बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो सेम यही चीज, यही रेपुटेशन, जितनी चीजें मैं आपको बताया कि गौतम बुद्ध के बचपन के बहुत सारे नाम पता होने चाहिए, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान, मृत्यु पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध के जो 5 या 6 निर्माण चेतक किस चीजों का है, नोटेशन, इन सब प्रतीक चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। और बौद्ध धर्म में जितने भी पिटक हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक बेसिक लेवल पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक और सिंधु घाटी की सभ्यता, ये चारों सेक्शन ऐसे इतने महत्वपूर्ण हैं कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप इन सेक्शन को बहुत ही मजबूत करके रखेंगे। इसके अलावा यदि आप राजाओं की बात करते हैं, तो आपको उन विशेष राजाओं के बारे में ही जानकारी रखनी है, स्पेशली मगध साम्राज्य, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है चैप्टर। उसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ब्राह्मण वंश, गुप्त काल, विदेशी आक्रमण भी आ जाते हैं। इसके अलावा भारत में राजपूत, चेर, चोल, पांड्य, इन सब चीज़ें, इतना बड़ा हो जाता है राजाओं का सेक्शन कि हम उस चीज़ को पूरा चीज़ों को कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें उसमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो मैं आपको एक जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है,
आप उसके बाद मेरे इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे या क्वेश्चन पेपर से जब टैली करेंगे तो आपको खुद ब खुद वो चीज़ें दिखाई देंगी। हो सकता है शायद अगले नेक्स्ट वीडियोस में मैं उस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस पे भी आपसे डिस्कस करूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब अभी एट इनिशियल लेवल पे मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप राजाओं के बारे में बात करेंगे तो राजाओं के बारे में आपको स्पेशली कुछ बहुत ज़्यादा राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना। जैसे स्पेशली यदि आप हर्यक वंश के बारे में यदि आप स्टडी करने जा रहे हैं तो हर्यक वंश के बारे में आप सिर्फ इतना जानिए कि बिंबिसार कौन राजा था, उसकी क्या खासियत थी, सिर्फ एक या दो खासियत याद रखिए। उसी तरीके से अजात शत्रु है, उदयन का क्या रोल था, उदयन ने स्पेशली क्या क्या किया था। इसके अलावा आप शिशुनाग वंश आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। नंद वंश में महापद्मनंद जो उसका संस्थापक था एक शिशुनाग वंश का, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता रही है। घनानंद जो उसका अंतिम शासक हुआ था जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसकी लड़ाइयाँ हुई थी, तो उस चीज़ को आप याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है स्पेशली अब बहुत इंपॉर्टेंट राजा हो जाता है, इसके बारे में आप कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसने कौन सा मंदिर बसाया, इसने किस धर्म का प्रोटेक्शन दिया, स्पेशली इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु से संबंधित क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। यानी कि विष्णुगुप्त से संबंधित क्वेश्चन आपको, कौटिल्य से संबंधित क्वेश्चन आपको जनरली पेपर में देखने को मिलता है। यदि आप अभी के पेपर में, यदि पीएससी प्रीलिम्स के पेपर में नहीं आया तो वो जरूर है कि व्याकरण के किसी पेपर में आपको वो क्वेश्चन वो उस सेक्शन से देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आपको बिंदुसार के बारे में भी पता होना चाहिए। और अशोक अपने आप में एक महान सम्राट था, इसलिए अशोक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा था, कौन सा अभिलेख सबसे छोटा था। इसके अलावा अशोक के टाइम में जो धर्म का यूज किया जाता है, धम्म किस वर्ड से संबंधित है ना, उसके टाइम में किस भाषा का, प्राकृत भाषा या पाली भाषा या ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि, कौन सी आर्माइक लिपि, कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से जानिएगा। इसके अलावा अशोक के अलावा मतलब मैं आपको ये बता दूं कि अशोक एक इंपॉर्टेंट राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य एक इंपॉर्टेंट राजा है। इसके अलावा बिंदुसार, उदयन और बिंबिसार, इन्होंने किस धर्म का प्रोटेक्शन किया, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज और, यदि आप हिस्ट्री के में एक बार यदि आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी जगह से आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या जहां आप कंटिन्यूसली टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप घर में बैठ के कहीं पे भी क्वेश्चन पेपर का एक सेट लगाइए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर के सेट्स लगाने से आपको क्या पता चलेगा, एक आपको पूरा आइडिया पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ से चीज़ें गलती करते हैं, कौन सी दो चीज़ें आपको एक दूसरे में चीज़ें जोड़ देती हैं। मतलब कि आप मौर्य के कॉन्सेप्ट को कहाँ पे गुप्त में डाल देते हैं, गुप्त के किस चीज़ को आप मौर्य में के लिए याद रखते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होता है, जब हम गलतियाँ करते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से मेमोराइज रहती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य में वैसा कोई विशेष नहीं है। शुंग वंश के बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में आप थोड़े से अच्छे से जानकारी याद कर लीजिएगा, क्योंकि उनके टाइम में मनुस्मृति की रचना भी हुई थी, अश्वमेध यज्ञ भी किया गया था। स्पेशली एक्चुअली ये राजा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने वैदिक धर्म को पुनः जागृत किया था। जो वैदिक जो धर्म था वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास के साथ ही साथ पूरा पीछे होते जा रहा था, जिसकी वजह से ये इस धर्म को पुष्यमित्र शुंग ने आगे बढ़ाया। मतलब उस धर्म को या वैदिक काल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसको वापस इन्होंने जागृत किया, इसलिए राजा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए शुंग वंश के बारे में यदि आप कभी भी स्टडी करते हैं तो एटलीस्ट पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानिए। इसके अलावा सातवाहन में कोई ऐसे राजा नहीं है जो इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो विशिष्ट पुत्र पुलुमावी के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इस टाइम में जो स्पेशली बोलना चाहिए कि एक भास्कराचार्य जो कि सातवाहन वंश के टाइम के एक इंपॉर्टेंट विद्वान थे, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य, गुप्त अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, इसलिए गुप्त को आप अच्छे से पढ़िए। गुप्त में आप किसी भी चीजों को छोड़ नहीं सकते। गुप्त के दौरान स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है वो, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, इनके टाइम में लिखे जाने वाले पूरे अभिलेख, एक एक चीजें पता होना चाहिए। हूणों का आक्रमण किनके समय हुआ था, ये क्वेश्चन जनरली फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है पीएससी। इसके अलावा इस दौरान की स्पेशली जो मंदिर शैली है, मंदिर शैली की महाबोधि मंदिर कहाँ पे स्थित है, बौद्ध मंदिर कहाँ है, विष्णु मंदिर कहाँ है, देवरानी जेठानी जो हमारे यहाँ ताला गांव छत्तीसगढ़ में है, नचना प्रथा कहाँ पे है, भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो को मिला के एंसेंट में सिर्फ इतना ही सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कहने का ये मतलब है कि हम इस रिजल्ट पे आए कि गुप्त काल में आप गुप्त काल को बहुत अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और इनके हूणों के आक्रमण के बारे में आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मौर्य काल में अब अशोक के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पूरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है,
आप सिर्फ इन्हीं सेक्शंस को मजबूत कीजिए, क्योंकि जनरली हम इन सेक्शन को यदि मजबूत कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो वो आपको इस एग्जाम में नहीं तो किसी अगले एग्जाम में वो क्वेश्चंस आएंगे, और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। कहीं ऐसा मत हो कि पूरे पढ़ने के चक्कर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट जाए। तो गुप्तकालीन साहित्य अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, इसलिए गुप्तकालीन साहित्य के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। गुप्तकाल के कुछ कवियों के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। कालिदास, ब्रह्मगुप्त, बरामेर, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, शूद्रक, कामांदक, वात्सायन, अमर सिंह, बुद्ध घोष, सिद्धसेन, आर्यदेव, ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनके मैं नाम लिया। जयसिंह की हमेशा पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है कि जयसिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भारत के यदि विदेशी आक्रमण के बारे में पूछेंगे तो जनरली क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा गया भारत के विदेशी आक्रमण से संबंधित। एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो बस वो ये पूछा जाता है कि कौन सा विदेशी व्यक्ति किस राजा के काल में आया था। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पीएससी जो हम जनरली जो क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं वो इंडियन हिस्ट्री को ज़्यादा वेटेज देते हुए करते हैं, जिसकी वजह से जो क्वेश्चंस आते हैं वो हिंदू राजाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हिंदू राजाओं से संबंधित क्वेश्चन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो मगध साम्राज्य, जो हिंदुस्तान में जो चीज़ें घटित होती थी बाहर के व्यक्तियों द्वारा, उन चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अभी पीएससी ने एक और स्ट्रैटेजी बना ली है। जनरली साउथ के राजाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, यानी कि आपको राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, पाल, गुर्जर, पुष्य, भूति, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इसके अलावा चोल, चेर, पांडव, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चालुक्य के बारे में पता होना चाहिए, या फिर कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है जैसे दिल्ली नगर किसने बनाया था, तोमर नरेश, अनंगपाल ने बसाया था, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना। पाल वंश और स्पेशली 3 जो राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, गुर्जर वंश और चालुक्य वंश, ये ऐसे वंश हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके 4 वंश हो गए मगध में, और गुप्त काल हो गया, और इसके पहले पुष्यमित्र शुंग वाला राजा के बारे में। तो इसलिए आपको बहुत कम पढ़ना है। भारत के यदि राजपूत काल की बात करें तो राजपूत काल में सिर्फ आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़िए, और जनरली और कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ मंदिर पूछे जाते हैं कि जैसे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो आपको पता होना चाहिए कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन ने कराया। सूर्य मंदिर किसने कराया, नरसिंह वर्मन ने कराया। जयदेव, जिसका मैंने अभी आप ले रहा था, जयदेव जयसिंह, उसने कौन सी पुस्तक लिखी, तो गीत गोविंद, ये फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी का, है ना। बिल्हड़ ने क्या लिखा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। रुद्रदामन ने क्या किया, स्पेशली स्कंद गुप्त ने जीर्णोद्धार कराया था सुदर्शन झील का, रुद्रदामन ने उसको बसाया था। तो इन तरह की चीजें आपको पता होना चाहिए। शिक्षा से संबंधित अभी जैसे कि आरआई में क्वेश्चन आया था कि मगध के समय या कौन सा एक शिक्षा का सबसे बेहतरीन प्लेस हुआ करता था, तो ऑप्शन आया था, तो उसमें नालंदा भी था, तक्षशिला भी था, तो तक्षशिला उसका आंसर था। तो इस तरीके की आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो एकदम एक्चुअल फैक्चुअल ऊपर की चीज़ें हैं, एटलीस्ट वो आपको याद होनी चाहिए। तो वो जनरली जो ये सब चीज़ें आएंगी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएंगी। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस बनाइए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चंस बनाइए, कहीं आप एक टेस्ट सीरीज में आपको जरूर बोलूँगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप अभी गलतियाँ करेंगे, उन गलतियों से आप सीखेंगे। ये गलतियां आपके के साथ पेपर हॉल में मत हो। तो इस तरीके से एंशिएंट काल के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे एंशिएंट में तो इम्पोर्टेंट, तो आपको कुछ पुस्तकों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभारत वेद व्यास की रचना है, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है ना, महाभाष्य पतंजलि की रचना है, बुद्ध चरित अश्वघोष की रचना है, कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है, पृथ्वीराज दासो चंद्रबरदाई की रचना है, मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन की रचना है, बाण भट्ट हर्षचरित की रचना है। तो इस तरीके से हर्षचरित को किसने लिखा, बाण भट्ट ने लिखा, मुद्रा अक्षर को विशाख चंद्र ने लिखा। तो इस तरीके से आपको मैक्सिमम जो ऊपर की चीजें हैं एटलीस्ट वो आपको पता हो एंशिएंट लेवल पे। अब मेडिवल बात करते हैं, तो मेडिवल में सिर्फ आपको बहुत कम पढ़ना है। मेडिवल में आपको मैं एकदम चुनी हुई चीजें बताऊंगा। इल्तुतमिश के बारे में आप पढ़िए, बलबन के बारे में आप पढ़िए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप पढ़िए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप पढ़िए, और बाकी इसमें कोई वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोधी वंश के बारे में आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को आप कंबाइन कर। दिल्ली सल्तनत में वैसे इसके अलावा कोई ऐसे राजा नहीं रहे हैं जिनके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, बट जितना मैंने आपको बताया जिन राजाओं के बारे में उसके बारे में आप अच्छे से पढ़िए। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो सबसे मेन चीज़ है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट कराया, कुतुब मीनार की शुरुआत किसने
कि कुव्वतुल इस्लाम क्या है, क्या तोड़ के बनाया गया था, इस तरीके के क्वेश्चंस। इसके अलावा यदि आप जाना चाहेंगे तो सल्तनत कालीन साहित्य कला के बारे में, कि किताबुल हिंद किसकी रचना है, तारीख फिरोशाही किसकी रचना है, फुतुहात फिरोशाही किसकी रचना है, किताब उल रहला किसकी रचना है, इब्न बतूता किसके समय में आया, अलबरूनी किसके समय में आया, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं जनरली। मतलब नहरों का निर्माण किसने कराया था, पांचों शहर, पांच बोलना चाहिए मुख्य शहर किस राजा ने बसाए थे। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं मेडबल के, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपको इस सेक्शन के बारे में, दिल्ली सल्तनत में किसी गहरे स्टडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पीएससी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऑलरेडी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इतिहास से जो क्वेश्चंस आते हैं टोटल पीएससी में, वो 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें मेडिवल से 2 क्वेश्चन रहेंगे, एंशिएंट से मे बी 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन मॉडर्न से नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ये समझ में आया। यदि आप मुगल साम्राज्य के बारे में यदि स्टडी करते हैं तो मुगल साम्राज्य में आपको बाबर के युद्धों के बारे में पता होना चाहिए, उसी तरीके से हुमायूं के युद्ध के बारे में पता होना चाहिए, और शेरशाह सूरी जो एक इम्पॉर्टेंट राजा था उसके बारे में पता होना चाहिए थोड़ी चीज़ें। इसके अलावा यदि अकबर की आप बात करेंगे, अकबर हुमायूं, तो इनके बारे में ये ऐसा सेक्शन है कि इनमें टफ क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। तो ये सेक्शंस को आपको मजबूत करके रखना है। इनमें सबसे ज़्यादा आपको यही याद रखना है कि कौन से राजा ने किसका मकबरा बनवाया, जहांगीर, औरंगजेब, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मुगल साम्राज्य है उसके लगभग मुगल साम्राज्य से सभी व्यक्ति फैमिलियर भी रहते हैं, है ना। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत से कर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि चढ़ाई कर किसने लगाया, जजिया कर क्या है, जजमान कर क्या है, इसमें कितना हिस्सा हुआ करता था। तो ये चीज़ें जो आती हैं वो फिक्स रहती हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और पूछ देता है कि अभी इस बार का जो क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा राजा था जिसने दक्षिण भारत के विजय का अभियान चालू किया। तो यदि आप विजय के अभियान की चालू किया की बात करेंगे तो गयासुद्दीन है। और यदि आप उसकी बात करेंगे कि विजय अभियान किसने विजय प्राप्त की, तो अलाउद्दीन खिलजी है। इस तरीके से तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ना है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेक्शन आपको जितने भी मैंने बताया वही सेक्शन को आप ज़्यादा पढ़िए। आप इतना पढ़ने के बाद यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब एक क्वेश्चन किताब से आता है, एक क्वेश्चन स्थापत्य कला से संबंधित आता है, एक क्वेश्चन कवियों से संबंधित आता है कि कौन से, एक क्वेश्चन आता है दर्शन से। षट दर्शन के अलावा भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे अन्य दर्शन भी होते हैं, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, है ना, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, ये सभी के संस्थापक कौन कौन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके संस्थापक ये रहे हैं। आप देख लीजिए, आपको 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यही चीज़ दिखेगा। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आजीवक संप्रदाय जो था उसका संरक्षण किसने किया था। इस तरीके से बौद्ध दर्शन गौतम, तो एक बार मैं आपको बता दूं कि बौद्ध दर्शन जो है वो गौतम बुद्ध, जैन दर्शन महावीर, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य से संबंधित है। ठीक है, द्वैतवाद जो है माधवाचार्य से संबंधित है। और कभी कभी अचिंत भेदभाव चैतन्य जी का है। और परकरी पंथ जिसको बोला जाता है, भरथरी पंथ भी बोलते हैं जिस कई लोग इसको, तुकाराम जी ने स्टार्ट किया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और सबसे ज़्यादा मुगल कालीन साहित्य को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है आपको। मुगल कालीन साहित्य जुड़ के बाबरी किसने लिखा, अकबर नामा किसने, हुमायूं नामा किसने, शाहजहां नामा किसने, इनायत खान ने लिखा था, आलमगीर नामा किसका लिखा हुआ है, मजमा उल बहरीन किसका लिखा हुआ है, पंचतंत्र किसकी रचना है, लीलावती किसकी रचना है। लीलावती 2 है, एक फैजी भी लिखा है और एक लीलावती पहले की जो रचना थी उस समय जो एंशिएंट टाइम में थे वहाँ किसी और ने लिखी थी, भास्कराचार्य ने लिखी थी। तो इस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन स्थापत्य कला, मुगल कालीन के मकबरे, कौन से राजा ने कहाँ राज्याभिषेक हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता हो। तो ये चीज़ें हो गई मेडिवल में। अब अपन बात करते हैं मॉडर्न में। तो मॉडर्न में मॉडर्न में क्वेश्चंस नहीं आते शुरुआत से। मॉडर्न में क्वेश्चन जो आते हैं वो वायसराय और वायसराय जनरल से क्वेश्चन आते हैं। वहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि सहायक संधि किसने स्टार्ट की, है ना, स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया किसने स्टार्ट की, पुलिस सुधार कानून किसने लाया, इस तरीके के, नरबली प्रथा किसने समाप्त की, ब्रिटिश प्रेस के प्रति प्रतिबंध सबसे पहले किसने लगाया। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। रैयत बड़ी, महाल बड़ी
किसने स्टार्ट की, है ना। एलिनबरा का किस चीज़ से संबंध है, दास प्रथा से जैसे संबंध है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है उसमें यदि आप जानना चाहें तो जितने मैं आपको नाम लिया, मैं आपको वायसराय के बारे में एक अच्छे से एक क्वेश्चन का एक सेट बता देता हूँ, आप उनको पूरा सुनिए। शायद इन चीज़ों को आप जाने रहेंगे तो आपको ये फायदा है। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित थे। जेम्स ऑगस्टक बंगाल गजट से संबंधित थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सबसे पहले वारेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था। ठीक है। लॉर्ड क्लाइव संस्थापक गवर्नर, मेन पहला गवर्नर था बंगाल का। ठीक। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो कॉर्नवालिस से संबंधित भारत में नागरिक सेवाओं का जनक कहा जाता है। पुलिस सुधार के लिए इनका नाम है। फिर चलता फिरता मोबाइल कोर्ट का गठन इन्होंने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। वेलेजली के बारे में यदि आप बात करें, सहायक संधि है, इंपॉर्टेंट है। सहायक संधि के संस्थापक किसे कहा जाता है, अभी आप पटवारी क्वेश्चन में आप देखिए सहायक संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि महाल वाली रैयतवाड़ी का मिश्रण कहाँ स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, है ना। तो ये जो स्टार्ट हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। और प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया, पहली बार प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया, ये भी है ना। विलियम फोर्ट कॉलेज जो इम्पोर्टेंट कॉलेज है उसकी स्थापना किसके काल में हुई थी। ठीक है। विलियम बेंटिक से संबंधित प्रथम भारत का पहला गवर्नर जनरल बोलिए कहा जाता था। मेटकॉफ से प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑकलैंड को यदि आप बात करें तो डाक प्रणाली की शुरुआत की थी। जीटी रोड का इन्होंने पुनर्निर्माण कराया था। एलिनबरा की बात करेंगे तो दास प्रथा का अंत किया था। हार्डिंग की बात करेंगे तो नरबरी प्रथा का अंत किया था। हार्डिंग हॉलीडे से याद रखेंगे, हार्डिंग ने हॉलीडे घोषित किया था, यानी रविवार को अवकाश घोषित किया था। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे काम किए हैं। टेलीग्राम, डाक विभाग, पोस्टल अधिनियम, लोक सेवा विभाग का गठन, इसके अलावा डाक टिकट की भी व्यवस्था स्टार्ट की। आप दो चीज़ों को याद रखिए, डाक प्रणाली ऑकलैंड ने स्टार्ट की, पर डाक टिकट जो है लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की। तो ये चीज़ें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि गवर्नर जनरल वास्ता से इन्हीं से जितनी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ वहीं से क्वेश्चन आना है, फिक्स है ये। आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको आइडिया खुद ब खुद लग जाएगा। इसके अलावा अजी जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट घोषित किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके काल में, अभी क्योंकि हाल ही में बजट, अभी चुनाव होने वाला है, चुनाव के पहले बजट को पेश करने की बात चल रही है, इसलिए जेम्स विल्सन जो है भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम की बात है ये लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय हुआ करता था। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक चीज़ ये याद रखना है कि आप CGPSC मेंटर एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, या CGPSC मेंटर फेसबुक पेज पे आपको लाइक कीजिए, वहाँ पे ऐसे अपडेट्स डेली अपलोड हो रहे हैं। तो आप फेसबुक जब भी ऑन करते हैं, होप आप सभी लोग फेसबुक अकाउंट रखते होंगे, तो आप फेसबुक के थ्रू आप इन सब चीज़ों को जानकारी ले सकते हैं वहाँ डेली। मैं आपको बार बार बता दूँ, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। करंट अफेयर्स ही वास्तव में आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शन दिलाता है। तो इसके अलावा यदि आप बात करें तो लॉर्ड लिटन भी एक इम्पॉर्टेंट बोलना चाहिए वायसराय था। लॉर्ड रिपन एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वायसराय है। स्थानीय शासन के प्रारंभ किया। नियमित जनगणना किसने चालू की, पहला कारखाना अधिनियम इसी ने पारित किया। फिर लॉर्ड कर्जन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, है ना। लॉर्ड कर्जन। इसके अलावा कोई ऐसे इंपॉर्टेंट वायसराय तो नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें किस योजना के तहत हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। फिर आपको ब्रिटिश शासन के विद्रोह पता होना चाहिए, सन्यासी विद्रोह, मंडा विद्रोह, अहोम विद्रोह, संताल, भील, रामोशी, पागलपंथी, इन सब विद्रोहों के बारे में पता होना चाहिए। विद्रोह इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और, विद्रोह के क्षेत्र, जैसे अगर स्थान बात करें, लखनऊ में कौन नेतृत्व कर रहा था, बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। उसका दमन किसने किया था, कैंपबेल ने किया था। ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो ग्वालियर में कौन था, झांसी में कौन था, इलाहाबाद में कौन था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मैं आपको अभी पूरे सब्जेक्ट का क्विक रिवाइज करा रहा हूँ, क्विक फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ों को आपको नहीं छोड़ना है। अब भारत का पुनः जागरण या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यानी कि राजा राम मोहन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के बारे में पता होना चाहिए। दयानंद सरस्वती के 3-4 आप बचपन के नाम भी पता होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो संस्थान आया, प्रार्थना समाज, देव समाज, धर्म सभा, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस का जो अधिवेशन है, भारत का संवैधानिक विकास से भी क्वेश्चन आता है। चार्टर एक्ट, अलग अलग चार्टर एक्ट में कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से लिया गया है, ये भी चीज़ क्वेश्चन पूछता है। अब मैं बात करता हूँ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में यदि आप बात करेंगे तो कांग्रेस के जितने सारे अधिवेशन हुए, पहला कौन सा मतलब गांव का अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, तो फैजपुर अधिवेशन था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसके अलावा गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में की, तो बेलगाम का अधिवेशन जिसमें अध्यक्षता की थी। ठीक है।
इसके अलावा कभी कभी ये पूछता है कि 1885 में जो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसने किसने की, फारसी अध्यक्ष कौन था, मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, है ना। पहली महिला सदस्य कौन थी, कादामुनी गांगुली थी। ये सब चीज़ आपको पता है। वंदे मातरम के समय कौन अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक, स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी, रास बिहारी बोस का संबंध किस चीज़ से है ना। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सा अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन था। इसी बार का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि कौन से अधिवेशन के तहत गरम दल और नरम दल विभाजित हुआ था। कौन से अधिवेशन में वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये भी पता होना चाहिए। लखनऊ अधिवेशन था जिसमें एकीकरण हुआ था, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुआ करती थी, सरोजिनी नायडू हुआ करती थी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट हुआ करती थी। वो भी कब हुआ करती थी, 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन सब चीज़ों को आप कवर कीजिए। ये बेसिकली है। ये मैं आपको हिस्ट्री के मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ ये भी पता होना चाहिए, पहला कौन व्यक्ति था जिसने इसका गठन किया। इसके अलावा उदारवादी और कामागाटो, उदारवादी और अग्रवादी दोनों नेताओं के बारे में पता होना चाहिए। सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, दिल्ली दरबार इंपॉर्टेंट है अपने आप में, गदर पार्टी, कामागाटो प्रकरण ये इंपॉर्टेंट है, होम रूल भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसके अलावा गांधीवादी युग 1915 के बाद जब आप विपिन चंद्र से जब आप देखते हैं, विपिन चंद्र में स्टडी करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि किस तरीके से हिस्ट्री का सिनेरियो धीरे धीरे बदल रहा था और धीरे धीरे वो गांधीवादी युग में कन्वर्ट हो गया। वो किस तरीके से हुआ। तो आप अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1915 के बाद की बात करेंगे तो आप रोलेट एक्ट पढ़िए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। सभी के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखना, सिर्फ एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि वो क्या थे और कब हुए। असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड, ये इंपॉर्टेंट है ना। और बारसाड आंदोलन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बरसाड आंदोलन, साइमन कमीशन, स्वराज दल की स्थापना, इसके अलावा गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। दांडी यात्रा कितने दिन की थी, बारदौली सत्याग्रह, और चंपारण ने और आपका CSC के चंपारण ने चौरा 2 सेकंड, चंपारण ने सत्याग्रह जो कि नील किसान से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। के मतलब खेड़ा सत्याग्रह, CKA यानी अहमदाबाद सत्याग्रह। तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, ये चीज़ मैं मिस कर गया था इसलिए मैं आपको वापस बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको मुक्ति दिवस पता होना चाहिए, तृतीय गोद में सम्मेलन कब हुआ, गांधी हरिजन उत्थान कब हुआ, पाकिस्तान की मांग किसने की, चौधरी रहमत अली जो थे, नामकरण किसने रखने का वो डिसाइड किया, चौधरी रहमत अली थे। अगस्त प्रताप कब से संबंधित है, ठीक। इस तरह व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चालू किया है, क्रिप्स मिशन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या है, नौसेना विद्रोह कब हुआ, सीधी कार्रवाई दिवस कब हुआ। ये इस तरीके से आप चीज़ों को मॉडर्न में आप हर एक चीज़ों के बारे में एटलीस्ट इंसिडेंट क्या है और कब हुआ और मेन क्या इसका इफेक्ट था, 3 से 4 लाइनों में आप हर चीज़ के बारे में तैयार कीजिएगा और इस तरह से हम भारत को आज़ाद करा देते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताया कि भारत के इतिहास से यदि आपको 8 क्वेश्चन आने हैं तो किन किन चीज़ों को पढ़ना है। जैसे आप हिस्ट्री में यदि आप देखेंगे तो ये अपने आप में अभी बहुत लग रहा होगा, बट यदि आप छांट के पढ़ेंगे तो मैक्सिमम ये 2 दिन की हिस्ट्री है। यदि आप इसके पहले एक बार पढ़ चुके हैं तो आपके लिए 2 दिन की हिस्ट्री है, 2 दिन में आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ हिस्ट्री के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है PSC के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो मैं आपको बता दूं ये चीज़ें टफ इसलिए हो जाती हैं कि इनमें जो PSC हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस उठाते हैं वो जनरली जो डेप्थ से क्वेश्चन उठाते हैं इसी वजह से टफ हो जाते हैं। और हमें जो भी जैसे हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया, तो हिस्ट्री में आपको पूरी हिस्ट्री पूरी ऊपर से पढ़ना, जो सेक्शंस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना उस सेक्शन को मैंने आपको बताया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम पढ़ाई करनी है, लेकिन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है चीज़ों को। तो कॉन्स्टिट्यूशन की यदि आप बात करेंगे तो मैं आपको एक बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें कहाँ कहाँ से आती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कितने भाग होते हैं। जैसे 22 भाग होते हैं, 22 भाग के आपको पूरा चीज़ें पता होना चाहिए कि 22 भाग कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा 12 अनुसूचियाँ होती हैं, 12 अनुसूचियों के बारे में पूरा चीज़ जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपके बारे में अभी मैं आपको एक लाइन से बता दूं कि चीज़ें कहाँ कहाँ से पूछते हैं। यदि कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली पहली जो चीज़ पूछी जाती है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि आपका
हिस्ट्री भी कवर कवर कर लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहने का मतलब बीओडी सीओडी कहाँ से लाया गया है, इसके अलावा राष्ट्रपति को वीटो पावर कहाँ से मिला, फिर इसके बाद ये केंद्रीय शासन द्वैत शासन कहाँ से आया, राज्य सूची संवर्ती सूची और इन सब चीज़ों के फॉर्मेशन कहाँ से आया, किन जगह से आया, तो वो सभी चीज़ें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आती हैं। अब आपको इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो संविधान निर्मात्री सभा से संबंधित होता है, आता है क्वेश्चन कि पहली संविधान सभा का गठन कब हुआ, पहली संविधान सभा की गठन की अध्यक्षता किसने की, कितनी संविधान समितियां होती हैं, प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, तो ये चीज़ें, तो यानी कि समितियों से क्वेश्चन आया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपको संविधान की प्रस्तावना शब्द सह रटी होनी चाहिए, शब्द सह, मात्र प्रस्तावना से कभी कभी दो क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से इस बार के आरआई के पेपर में मात्र प्रस्तावना यदि आपको पता होती तो आप यहाँ से दो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे, ये ऑर्डर पूछा था आपको अभी इस बार के क्वेश्चंस में। इसके अलावा संविधान में कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, कौन सी चीज कहाँ से ली गई, कहने का मतलब है कि जैसे पंचायती राज जो अर्थव्यवस्था या पंचवर्षीय योजना जो है, पंचायती राज मत कहिए आप, पंचवर्षीय योजना की पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई, ये अपने आप एक टफ क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, या इवन आप लक्ष्मीकांत जो कि एक बहुत यूपीएससी के एस्पिरेंट्स इस लक्ष्मीकांत सुभाष कश्यप का यूज करते हैं, उसमें भी आपको देखने को नहीं मिलता जनरली। तो यदि आप बात करेंगे तो इसमें कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, तो पंचवर्षीय योजना की मैंने बात की, तो पंचवर्षीय योजना रशिया से ली गई है। तो इस तरह से इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी बहुत टफ आ जाते हैं, तो आप 11 से 12 ऐसी कंट्री हैं जहां से पूरे कंटेंट को हमारे संविधान में उठाया गया है, और बाकी 1935 अधिनियम के तहत तकरीबन 75% चीज़ों को 1935 अधिनियम के तहत उठाया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई, समितियों के बारे में पता होना चाहिए, प्रस्तावना उसके बारे में पता होना चाहिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो कौन से राज्य का निर्माण कब हुआ है, राज्यों का निर्माण पता होना चाहिए कि राज्यों का निर्माण कब हुआ है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मतलब एक से लेके यदि आप 300 350 398 394 396 आर्टिकल तक की बात करेंगे यदि आप, तो उस समय जो आर्टिकल्स हैं उसमें तकरीबन मात्र 100 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको याद रखना है। जैसे आपातकालीन से संबंधित आर्टिकल हैं वो आपको याद रखना है, 352 356 360, ये उसके बारे में कौन राज्य के लिए है, कौन केंद्र के लिए है, कौन सा आपातकाल कितने बार लगाया गया है, अभी हाल ही में क्या हुआ था, ये सब चीज़ें। आपातकालीन उपबंध, तो आपातकालीन उपबंध संबंधित चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको जो जो सेक्शन में बोला उसको बहुत डेप्थ में पढ़ना। आपातकालीन उपबंध, सातवां जो टॉपिक हो गया वो संसद, संसद आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से क्वेश्चन इस बार फिक्स है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसलिए आप राष्ट्रपति बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन आएगा ही, तो राष्ट्रपति वाला सेक्शन आप अच्छे से कवर कीजिए, संसद के सेक्शन को अच्छे से कवर कीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एम लक्ष्मीकांत की बुक आप जरूर परचेस करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं सिर्फ एग्जाम बेसिस पढ़ें, कुछ नॉलेज के बेसिस पे भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो संसद और राष्ट्रपति ये दो चीज़ें आपको किसी एम लक्ष्मीकांत की बुक से या सुभाष कश्यप की बुक से, जिसको आप प्रेफर करना चाहें, या दुर्गादास डी बसु हालांकि बहुत टफ हो जाती है, आप डी बसु प्रेफर ना करें, बहुत कम पढ़ें। संसद राष्ट्रपति आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। आपातकालीन उपबंध के वो भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राज्यों का निर्माण आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जो नॉर्मल टॉपिक है वो अनुसूचियाँ, अनुसूची में एक एक अनुसूची के बारे में, भाषा कौन से ली गई है, कौन से संविधान संशोधन के तहत आई है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन जैसे 7वां 9वां 13वां, उसके बाद 35वां 23वां 26वां 56वां, कुछ ऐसे संविधान संशोधन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा अनुसूची से क्वेश्चन आना है, संविधान संशोधन से क्वेश्चन आना है, संशोधन से एक क्वेश्चन आता ही है। तो यानी कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या हो गया, संविधान संशोधन, अनुसूचियाँ, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहने का मतलब है कि सीधा आप भाग पाँच आप सीधा पकड़ सकते हैं कि भाग पाँच से क्वेश्चन आता है। संसद आप बहुत अच्छे से, संसद में होने वाले एक एक विधेयक के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सा विधेयक कब लाया जाता है, शून्यकाल क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपातकालीन उपबंध आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए अभी, और क्योंकि अभी जनरली आप देख रहे हैं आसाम और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो कंडीशन है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है ना। जम्मू कश्मीर का बारे में तो आप जान ही रहे, अच्छे से आपको पता ही है कि किस तरीके की चलिए। और आप करंट पे आप डेली एयर न्यूज़ आप सुनिए, आकाशवाणी न्यूज़ आपको सुनना ही सुनना है। साथ ही साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तावना समिति, कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, राज्यों का निर्माण, आपातकालीन उपबंध, संसद, राष्ट्रपति, अनुसूची और संविधान संशोधन। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पंचायती राज। अगर आप इतने सेक्शन को आप अच्छे से कर लेते हैं
तो आपको संविधान में यदि 8 क्वेश्चन आते हैं तो 8 में से आप 6 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो हम जनरल जो स्टडी करते हैं, जनरल स्टडी नॉर्मल स्टडी से हमें 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम बहुत अच्छी स्टडी करते हैं तब हम 6 से 7 क्वेश्चन बना पाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आता है कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा टफ आता है, मैं आपको बार बार बता दूं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको उतना बेहतर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको 10-11 चैप्टर बताए हैं, सिर्फ उन्हीं सेक्शन पे आप मेहनत कीजिए, वो आपको जरूर मार्क्स जाएंगे। और आप इस अनुभव के द्वारा या ये जो बताए हुए वीडियोस के द्वारा आप पहले के प्रीवियस ईयर के पेपर बनाएंगे तो आपको इजीली सॉल्व होते हुए दिखेंगे। शायद मैं अगले वीडियो में जब आपको पेपर सॉल्व करके दिखाऊं तो आपको उस समय आपको टैली कराते जाऊंगा और आप इस वीडियो से मिलान करते जाएंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो ये चीज़ें हो गई कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें कैसे करें। इकोनॉमिक्स में मैं बता दूं कि जो अगर इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 5 क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आप समझिए 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स करेंगे। तो इसलिए आपको करंट इकोनॉमिक पॉलिसी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इकोनॉमिक के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो यदि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ सकते हैं तो विकीपीडिया से आप इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए। इंडियन इकोनॉमी आप विकीपीडिया में खोलिए, ओपन कीजिए और पूरी चीज़ों को आप याद कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे निर्यात किस हिसाब, आयात किस हिसाब, बजट की क्या स्थिति है ना, हमारे देश में अभी जीडीपी क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, ये सब चीज़ें। अब मॉनेटरी पॉलिसी यानी कहने का मुद्रा के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मौद्रिक जितने भी मूल्य होते हैं आपको पता है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है ना, एमएसएफ क्या है, इस तरीके से। और अलग अलग मनी M1 M2 M3 M4 में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अलावा बजट के बारे में बेसिक आय क्या है, व्यय क्या है, कितना किसके ऊपर खर्च किया गया, स्कीम्स के लिए कितना पैसा लगाया गया। तो ये चीज़ मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप क्लियर और बजट हिस्ट्री के थ्रू क्लियर हो जाएगा। ये जनरली सब चीज़ें आपको इंडियन इकोनॉमी के विकीपीडिया में देखने को मिलेंगी। फिर भी आप इन सब चीज़ों के चैप्टर को ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बार बार बता दूं, इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, विकीपीडिया से भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर को आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। आपके 4 से 5 क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप करंट से अपडेट रहेंगे तो आप डेफिनेटली 5 से 6 क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी है तो बहुत ही ईजी है। इकोनॉमिक्स के आप टर्म क्लियर कीजिए। एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ सकते हैं 11th की, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है वो अपने आप में बहुत सफिशियंट है। 11th पार्ट की 2 बुक आती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। बट दोनों यूजफुल हैं, दोनों एक बेसिक नॉलेज, एक लाइफ जीने के लिए, लाइफ सर्वाइव करने के लिए एक बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में, ये बुक आपको प्रोवाइड कर देती हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स के बारे में आपको इतना यहाँ से रिसोर्सेज करना। एनसीईआरटी आप बाद में उठाइए, यदि इन फ्यूचर यदि आपको कभी आगे मेंस लिखना हुआ या फिर आगे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन हुई तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी आप इंडियन इकोनॉमी का विकीपीडिया, ये आपके लिए सफिशियंट है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि ट्रम्प कार्ड की तरह, साइंस। सबसे पहले साइंस के स्टूडेंट को मैं बार बार बता दूं, ये जनरली ये जो साइंस है ये साइंस नहीं है, ये जीएस साइंस है, यानी सामान्य ज्ञान विज्ञान है, सामान्य ज्ञान विज्ञान है। तो कृपया ऐसे स्टूडेंट जो इंजीनियर्स हैं या जो टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, है ना, वो साइंस को अच्छे तरीके से समझें। यहाँ जनरल स्टडीज़ वाला साइंस है इसलिए। और खास करके आर्ट के स्टूडेंट में मैं आपको बता दूं, आपको साइंस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जनरल स्टडीज साइंस है। बल्कि साइंस के स्टूडेंट को डरने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यदि ये सेक्शन उनसे नहीं बनता है तो ये उनके लिए एक बोलना चाहिए कंपटीशन से पीछे हटने वाली कंडीशन आती है। तो मैं आपको बता दूं, साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से जनरली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से जनरली आपको 2 क्वेश्चन आते हैं लेकिन जो बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है उससे औसतन यदि आप देखेंगे तो 7 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। तो मैं आपको एक रिसोर्स बता रहा हूँ, लूसेंट की आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। लूसेंट की बायोलॉजी बहुत काम की है। उसके शॉर्ट नोट्स जो भी चीज़ें हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन तो हालांकि आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे बायोलॉजी हो गया, इसके कुछ मटेरियल है, कुछ रिसोर्सेज हम आपको cgpsc2016.com देख सकते हैं आप। cgpsc2016.com ये एक वेबसाइट है, वहाँ पे हम आपको शॉर्ट में इन सब चीज़ों का मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साइंस में आपको मैं बार बार बता दूं कि बायोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी सेक्शन आपको बहुत मजबूत करना है। फिजिक्स में जनरली कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, बस फिजिक्स में एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो लाइट का चैप्टर है, वो विद्युत का चैप्टर है, वो इन सब जगह से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप इसके लिए
इसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए स्पेशली आपको मैं बता दूँ, टुटेजा सर की जो बुक आती है उसमें उसमें टुटेजा सर की बुक में स्पेशली आपको शुरुआती जो प्रतिभागी क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रश्नोत्तरी क्वेश्चंस हैं, जो कि ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं, आप उन सेक्शन को आप कवर कीजिए और लूसेंट को प्रीफर कीजिए। आप लूसेंट को प्रीफर कीजिए, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, लूसेंट को आप प्रीफर करेंगे तो आपको बेहतर मतलब पकड़ आपकी अच्छी बन जाएगी। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी वैसे तो दिखने में लगता है कि जियोग्राफी से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट जियोग्राफी से क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन पिछली बार आए थे जियोग्राफी से, जो अपने को दिखते नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जियोग्राफी जो है एक्चुअली इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ें हैं। जियोग्राफी कोई जियोग्राफी सब्जेक्ट नहीं है। आजकल जो स्पेशली यूपीएससी में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको खासियत बताता हूँ कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में एटलीस्ट 65 जो पोर्शन 65% जो पोर्शन है वो मात्र 3 जगह से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और आपका इकोनॉमिक्स। इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं, बाकी बाकी रेस्ट ऑफ ऑल और क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ आपको जियोग्राफी में बता दूँ, तो जियोग्राफी जनरली यहाँ पे जो जियोग्राफी पूछी जाती है वो इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए आपको इतना मतलब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इंडियन जियोग्राफी में आपके ज़्यादा कुछ नहीं, इंडियन जियोग्राफी में आपको सिर्फ क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे दर्रों के बारे में पढ़ना है, पहाड़ों के बारे में पढ़ना है, नदी के बारे में पढ़ना है, झील के बारे में पढ़ना है, कौन सी परियोजना विद्युत परियोजना है वो, परमाणु बिजली घर कौन कौन सा है, किसकी किसकी गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद स्पेशली इसमें खनिज पढ़ना है, खनिज मोस्ट इंपॉर्टेंट, खनिज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, खनिज। फिर खनिज के अलावा वर्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक जनरल जनरल क्वेश्चन आता है वर्षा। फिर पवन, कोरियोलिस फोर्स से संबंधित अभी इस बार क्वेश्चन आता है आरआई के पेपर में। इसी तरीके से आपको पटवारी के पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिले यहाँ से कि कौन सा स्थान सबसे गर्म होता है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा होता है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपको स्पेशली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ बेसिक लेवल पे आप लूसेंट उठाइए, लूसेंट की ज्योग्राफी में जो जो चीज़ दी हुई है, लूसेंट इसके लिए बेस्ट है, लूसेंट आप उठाइए, लूसेंट से ज्योग्राफी से संबंधित जो जो चीज़ें दी हुई हैं आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। और होपफुली यदि आपको हो सके तो हम cgpsc2016.com में इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल करा देंगे, यदि हो सकेगा कोशिश रहेगी कि हम इस चीज़ को सक्सेसफुल रहें। हाँ, बस मैं आपको बार बार बता दूं कि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, बगैर आपके सपोर्ट के चलते मैं वीडियोस नहीं बना सकता, है ना। यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम प्रेरित होते हैं, तो हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और होपफुली आप सभी एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं इन चीज़ों का बेनिफिट्स दिखता होगा, तो आप हमारे साथ हैं। अब जियोग्राफी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें मैं आपकी स्पेशल मदद करने वाला हूँ। करंट अफेयर्स आज जो बेसिकली वीडियो का मेन जो एम था वो मैं अभी जाके हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ। करंट अफेयर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। जो व्यक्ति, देखो क्या होता है कि यदि आप छत्तीसगढ़ के पेपर की यदि बात करेंगे तो 50 क्वेश्चंस, यदि आप 50-50 क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ये 50 क्वेश्चंस जो है वो सीजीजीएस से आते हैं, और यहीं पे 50 क्वेश्चन जो है वो इंडिया जीएस से आते हैं। तो मैं आपको रफ आइडिया बताता हूँ कि सीजीजीएस से मात्र 40 क्वेश्चन, आपकी अगर बहुत अच्छी तैयारी तो आप 40 से 42 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यदि आपकी इंडिया जीएस से अच्छी पकड़ा तो आप 30 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैं आपको सीधे बताता हूँ कि 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं, और यहाँ से तकरीबन 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन जो हमारे इस पूरे पेपर में रहते हैं वो करंट अफेयर्स रहते हैं। इवन जनरल स्टडीज़ के कुछ टॉपिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स से ही आते हैं। एक्चुअल में वो दिखते नहीं है, क्योंकि करंट में कोई इवेंट हुआ रहता है, उस इवेंट से संबंधित कोई कॉन्सेप्ट आते हैं, उस कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको करंट अफेयर्स की बात बता रहा था कि करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के लिए cgpsc2016.com की वेबसाइट पे आप जाइए। यहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिनिमम कॉस्ट पे, पीडीएफ के फॉर्म में सबसे सस्ते कॉस्ट पे आपको, मेरे ख्याल से आई थिंक 30 रुपीज़ पे आपको पूरे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे इंडिया से संबंधित, और 40 रुपीज़ पे आपको तकरीबन यही चीज़ छत्तीसगढ़ के जीएस से संबंधित हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से आपको मिल जाएंगी, और ये मिनिमम कॉस्ट है।
होपफुली इसमें करंट अफेयर्स में भी कौन सी चीज़ें पढ़ना है, कौन सी चीज़ें छोड़ना है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। हम जनरली हम पीडी उठा लेते हैं, पीडी जिसको प्रतियोगिता दर्पण बोलते हैं, पीडी में भी हम बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ने के बाद बहुत कम चीज़ें यूज़फुल होती हैं। तो हमको ये डिसाइड करना होगा करंट अफेयर्स में कि करंट अफेयर्स में जैसे कि एक क्वेश्चन खेल से आना है, एक क्वेश्चन प्राइज से आना है, एक क्वेश्चन पुस्तक से आना है, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे डिविजन्स बटे रहते हैं। तो हमको आपके लिए जो ये तैयार किया गया है पीडीएफ, ये स्पेशल पीडीएफ तैयार किया गया। और सबसे अच्छी बात, ये पीडीएफ जो है मैक्सिमम मेरे ख्याल से 25 से 30 पेज का है, जो कि आपको सिर्फ वो चीज़ें बताएगा जिसमें आपको वेस्ट टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, और सीधे सीधे आपको फैक्चुअल चीज़ें पता चलेंगी। आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा और आप उसका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन खेल से रहते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी से रहते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी जैसे 5 से 6 कुछ ना कुछ साइंटिफिक चीज़ें होती रहती हैं, तो उसमें भी कौन सी चीज़ें पीएससी के एग्जाम से संबंधित है वो अलग है। मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स तैयार करने का पीएससी का करंट अफेयर्स थोड़ा सा डिफरेंट रहता है व्यापम के करंट अफेयर्स से। व्यापम में चीज़ें जो आती हैं वो ज़्यादा फैक्चुअल आती हैं, लेकिन पीएससी में जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा एथेंटिक चीज़ें आती हैं। और जितने भी जूनियर विश्व कप होते हैं उन पे आपको विशेषतर ध्यान दें। जूनियर विश्व कप, जूनियर बैडमिंटन या जूनियर फुटबॉल, जूनियर हॉकी, महिलाओं से संबंधित यदि स्पेशली हो, जैसे ओलंपिक से संबंधित हो, ओलंपिक में महिलाओं का स्पेशली रोल रहा हो, स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्कीम्स हो गया, और आपकी संविधान और राज्य व्यवस्था में स्पेशली जो क्या क्या ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं वो चीज़ें हो गई। अर्थव्यवस्था में क्या अभी चल रहा है, बैंक रेट, रेपो रेट, इन सब चीज़ों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अभी प्रति व्यक्ति आय कितना है, जैसे देखिए जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप 2-3 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको हर चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें फाइनली। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं वीडियो को फॉर्म कर सकूं, मैं प्रेरित हो सकूं। और कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की मैं बताऊं बार बार मुझे ज़रूरत है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपके लिए बेहतर वीडियोस फॉर्म कर सकता हूं। आप अधिक जानकारी के लिए यदि कोई भी चीज़ें जानकारी लेना चाहते हैं तो cgpsc2016.com की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आपको कुछ नए इनोवेटिव डिटेल्स भी दी गई हैं। वहाँ के थ्रू यदि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो आप उसे ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए तो मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि हम आपको सबसे बेहतर करंट अफेयर्स सबसे मिनिमम कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे। और होपफुली आप हम पे बिलीव करेंगे। और पिछले की जो वीडियोज़ हैं, आप वीडियोज़ से लर्न कीजिए कि आपको चीज़ों को कैसे हैंडल करना है या चीज़ों को कैसे कॉन्सेप्चुअली याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा समय तक मेमोराइज तभी हो सकती हैं जब आप बार बार रिवाइज करें। आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बिलीव कीजिए, क्योंकि आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है, इसके बाद मेंस आएगा। अभी का सिनेरियो ऐसा हो गया है कि मेंस में भी आंसर राइटिंग जो है वो टोटली किताबों से संबंधित नहीं रह गई है। अब चीज़ें फैक्चुअल से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे धीरे धीरे चेंज हो रहा है। में भी हो सकता है हमारे पास जो पीएससी का जो प्रोग्राम होता है वो 2 से 3 साल का हम बना के चलते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो अगले क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो थोड़ी कंसेप्चुअल बनेंगे। जैसे जैसे टाइम बीता जाएगा क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन के टाइप्स भी बदलते जाएंगे। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो इसलिए हम कंसेप्ट पे ज़्यादा बिलीव करें। और आप लोगों के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज लाया गया है। आप उस टेस्ट सीरीज को डेमो के द्वारा आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज कल इवनिंग या 30 जन तक ये कंप्लीट हो जाएगी और आप इसको परचेस कर सकते हैं। और होप आपके लिए ये मददगार रहेगा। और आगे के मैं आपको करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियोस डेली अपडेट करूंगा। डेली मैं आपके लिए 10 से 15 मिनट का एक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें जो मैं करंट अफेयर्स बताऊंगा एटलीस्ट आप उस करंट अफेयर्स को आप कंप्लीट करके रखिएगा, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगा। थैंक्स अ लॉट। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और एजुकेशन को है और लोगों तक बढ़ाइए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो अभी भी शिक्षा के स्तर में काफ़ी पीछे है। और साथ ही साथ इसे एक चीज़ और ध्यान में आई कि छत्तीसगढ़ के जो मानव विकास सूचकांक है, शिक्षा का स्तर है, इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप एक टेबल बना के एक अलग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये तो बातें हो गई आपके इंडिया जीएस से संबंधित। इसके अलावा मैं अगले वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ जीएस और सीसैट से संबंधित जानकारी लेके आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।